साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉरियर व्यू और आज मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले महताब खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड जो केस चल रही थी, जो जितेंद्र शर्मा का जो मेन केस था। जो सबसे पहले आप लोग के मीडिया के माध्यम से और पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी मिली थी कि जितेंद्र शर्मा का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद जस्ट कोई बात दूसरा केस सेकंड नंबर में केस फाइल हुआ था, तो वह केस था महताब खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। और रियल में पूछा जाए तो महताब खान का ही केस पहले होना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट में सबसे पहले महताब खान का ही केस चल रहा था सबसे आगे आगे। और सुप्रीम कोर्ट में महताब खान मेन था कि हाई कोर्ट में सिंगल लड़े थे, अकेले थे पिटिशनर अपने केस में। तो इस वजह से वो यहाँ पे हार गए हाई कोर्ट में डबल बेंच में। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाना तो चाहते थे, लेकिन मान लीजिए अकेले की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अकेले के सुप्रीम कोर्ट में लड़ने में खर्च आप जान रहे हैं कि सारा खर्च उन्हीं को उठाना पड़ता। तो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जितेंद्र शर्मा का केस जैसे ही फाइल हुआ तो इन्होंने भी हिम्मत जुटाई किसी तरह से, और किसी तरह से हिम्मत जुटा करके केस फाइल किया। और फाइनली केस एक्सेप्ट भी हुआ और झारखंड सरकार और जेएसएससी को नोटिस भी सूखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद हुआ यूँ कि जितेंद्र शर्मा में कुछ दिन पहले नोटिस इशू हुई थी, तो उसका काउंटर आ गया था 17 मार्च को। और महताब खान का थोड़ा सा बाद में केस फाइल हुआ था और नोटिस इशू हुआ था झारखंड सरकार को। तो इसका काउंटर फाइल हुआ है 26 अप्रैल को, कुछ ही दिन पहले। और काउंटर में जेएसएससी ने क्या क्या जवाब दिया है आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जेएसएससी ने जवाब दिया है अपना बताया है कि ये लगभग 75 पेज का जवाब दिया है काउंटर अब की बार जेएसएससी ने। तो जो कि जबकि जितेंद्र शर्मा केस में मात्र 25-30 पेज का ही काउंटर जवाब था, तो इसमें ज़्यादा पेज का जवाब है। तो दोस्तों कुछ तो खास होगा, तो देखते हैं इसमें क्या खास आया है। बल्कि मैटर तो सेम था, जितेंद्र शर्मा ही वाला मैटर इन्हीं का था, मेन केस महताब खान का ही था और इसी पर डिपेंड जितेंद्र शर्मा का केस था हाई कोर्ट में। और यहाँ पर भी एकदम एक रियल बात है कि महताब खान का ही केस आगे आगे चलेगा और जजमेंट भी बहस भी इसी केस पे होने वाला है। क्योंकि जजमेंट जो चैलेंज किया गया है जितेंद्र शर्मा के द्वारा, तो वह जो जजमेंट हाई कोर्ट में आया था वह महताब खान के बेस पे ही जजमेंट आया था। महताब खान का केस पहले डिसमिस हुआ, उसी को आधार बना करके जितेंद्र शर्मा का केस को भी डिसमिस किया था। तो इसीलिए हाई कोर्ट का भी आप जजमेंट देखते हैं महताब खान का तो पूरा लंबा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा पेज का है। और जितेंद्र शर्मा केस का जो हाई कोर्ट का आप जजमेंट देखते हैं डबल बेंच का, तो बहुत कम पेज का है उसके मुकाबले, महताब खान के केस के जजमेंट के मुकाबले। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महताब खान का केस मेन केस है और उसी पर डिपेंडेंट जितेंद्र शर्मा का केस है। और अभी भी वैसा ही हुआ, आप जितेंद्र शर्मा का भी केस आप उठा करके देख सकते हैं। तो उसमें है कि जितेंद्र शर्मा का जितना नाम नहीं लिया है जेएसएससी ने काउंटर जवाब देते समय, उससे कहीं अधिक बार महताब खान का केस उस केस में नाम लिया, जबकि उस केस से महताब खान को कोई लेना देना नहीं है, उसमें ना पिटिशनर है ना कुछ भी है। फिर भी महताब खान का केस का जिक्र बार बार किया गया, महताब खान का नाम का जिक्र बार बार किया गया है। महताब खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस में क्या क्या हुआ था उस बारे में दिया गया है, बल्कि जितेंद्र शर्मा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो यही बात है कि मेन केस महताब खान का है। इसी वजह से आप खुद पढ़े लिखे समझदार लोग हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तो किसी को उल्टा सीधा मैं नहीं बताता हूँ और हवा हवाई में मेरे चैनल पे कोई भी बात नहीं की जाती है, सारा बात जानकारी प्राप्त करके ही बताई जाती है। तो यही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब काउंटर फाइल किया जेएसएससी ने, तो जितेंद्र शर्मा काउंटर का मात्र 61 पेज का ही फाइल किया गया, जबकि महताब खान वाले केस में लगभग 75 पेज का काउंटर फाइल किया, पूरा लंबा चौड़ा केस का फाइल दिया है, काउंटर दिया है। और जितेंद्र शर्मा केस में एक और बात यह है कि उसका अभी तक डेट भी नहीं आया है और महताब खान का केस का यहाँ पे काउंटर आ गया, जबकि कुछ दिन बाद इसका केस फाइल हुआ था। और काउंटर में क्या क्या दिया है जेएसएससी ने, बहुत से बात नए नए लिखे हैं और बहुत से बात ऐड किए हैं इस काउंटर में। जबकि पिछले वाले जो काउंटर था जितेंद्र शर्मा वाला में, उसमें जेएसएससी ने कुछ ज़्यादा खुलकर नहीं बोला था, बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया था। सबसे पहले जो काउंटर फाइल किया गया है जेएसएससी के द्वारा, तो डिप्टी सेक्रेटरी राणा संजय जी के द्वारा काउंटर फाइल किया गया है। और इनका सुप्रीम कोर्ट में एओआर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनका नाम सुनील कुमार झा जी है और उन्हीं लोगों की तरफ से जेएसएससी का काउंटर फाइल किया गया है। और काउंटर में फर्स्ट में तो जेएसएससी के जो डिप्टी सेक्रेटरी है, जो ऑथराइज पर्सन है, उनका नाम पता एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों। आगे पॉइंट नंबर 3 में जो हाई कोर्ट में महताब खान का केस चला था LPA 179, उसका बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में जो जिसका जजमेंट 7/12/2021 को आया था। और उसी जजमेंट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कि यह जजमेंट पर पुनः विचार किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है जो सिंगल बेंच में महताब खान का केस चला था, जिसका केस नंबर 3650 था और 2017 में यह केस सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में फाइल हुआ था और इसका जजमेंट 10/3/2021 को आया था। और सिंगल जज के द्वारा जो जजमेंट सुनाया गया था वो डिसमिस कर दिया गया था महताब खान का केस सिंगल बेंच में। तो उसके बाद इन्होंने डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट में, और जब डबल बेंच में गए तो वहाँ पे उनका केस नंबर था LPA 179 और उसको भी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो जब हाई कोर्ट में महताब खान सिंगल बेंच में भी हार गए, उसके बाद फिर डबल बेंच में भी हार गए। उसके बाद महताब खान अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में अपना केस को फाइल कराया, जो कि एक सराहनीय कार्य था और सभी के भलाई के लिए यह काम उनके द्वारा किया गया। और अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ अच्छा फैसला सुनाया जाता है तो लगभग बहुत से लड़कों का इससे बेनिफिट होने वाला है। और लगभग 2400-3000 के लमसम में कैंडिडेट जो हैं अभी भी इस आस में बैठे हुए हैं कि इस केस में कुछ ना कुछ अच्छा फैसला हो, जो कैंडिडेट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला है और उनकी जो
बेरोजगारी की ज़िंदगी जो कष्ट में गुजर रही है उसमें कुछ सुधार आ सके और वो पुलिस सेवा में अपना योगदान दे सकें। तो यही उम्मीद से सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और आखिरी उम्मीद महताब खान का केस ही है और सभी को इस पर विचार करना चाहिए। जैसा कि सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था जेसीसी से अपने नोटिस के माध्यम से कि आखिर क्यों नहीं सीट को भरा गया और आखिर इतनी मात्रा में 2430 सीट आखिर कैसे खाली रह गई और क्यों ना उसको इन कैंडिडेट जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जो सारी प्रक्रिया पास हैं उनसे भर दिया जाए। तो उसी का जवाब जेएसएससी के द्वारा दिया गया है। जेएसएससी ने अपने जवाब में कहा है कि जो यह पुलिस बहाली की जो प्रक्रिया थी वह 3 चरणों में पूरी कराई गई और 3 चरण थे। पहला था प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी टेस्ट, दूसरा था मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा था फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट। और जो कैंडिडेट इन तीनों में प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्सेसफुल थे, सफल थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट सही पाए गए और जिनका सारा सर्टिफिकेट वैलिड पाया गया और सही पाया गया उन सभी कैंडिडेट में से लगभग इनिशियल रिजल्ट जो प्रारंभिक रिजल्ट थी 5236 कैंडिडेट का टोटल मेरिट लिस्ट जारी की गई और रिजल्ट प्रकाशित की गई और 5236 कैंडिडेट को नौकरी के लिए रिकमेंडेशन किया गया जेएसएससी के द्वारा। और फिर उसके बाद हुआ यूँ कि कुछ कैंडिडेट जो मेडिकल अनफिट पाए गए थे उनके द्वारा इस वैकेंसी के मेडिकल बोर्ड को चैलेंज किया गया कि उनके साथ मेडिकली गलत हुआ है और वो फिट थे लेकिन उनको अनफिट कर दिया गया है। और जिसके बाद उस केस था वह केस था मिथुन कुमार बनाम स्टेट ऑफ झारखंड और उस केस में फिर न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया, इंटरिम ऑर्डर, जो कि कहा कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो अनफिट हैं उनको पुनः रीमेडिकल कराया जाए। और उन लोगों ने फिर रीमेडिकल कराया तो उन लोग को सीआरपीएफ में के हेड ऑफिस सीआरपीएफ का जो है रांची में, तो वहाँ पे रीमेडिकल कराने के लिए ऑर्डर दिया गया और वो लोग सीआरपीएफ में जाकर के अपना रीमेडिकल कराएं और वहाँ पर उन लोगों में से बहुत लगभग सभी कैंडिडेट फिट पाए गए। तो कोर्ट ने फिर झारखंड सरकार और जेएसएससी को आदेश दिया कि मेडिकल में उनको ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और इसलिए सारा कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है मेरिट के जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे अगर जिसका भी मार्क्स ज़्यादा है उनको पुनः रीमेडिकल कराया जाए, एक अपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं और जिनकी नौकरी भी लग गई है उनका भी पुनः से, क्योंकि इसमें मेडिकल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है, इसलिए उनका भी पुनः मेडिकल कराया जाए। उसके बाद जेएसएससी के द्वारा एक अपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और उसी अपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा जितने भी कैंडिडेट जो ज्वाइन कर लिए थे उन सभी का पुनः रीमेडिकल कराया गया और वैसे कैंडिडेट जिनका लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से जो प्रारंभिक रिजल्ट प्रकाशित की गई थी, मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उसमें जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका जितना मार्क्स था उस नंबर से कटअप से अगर जिस भी कैंडिडेट का अगर मार्क्स ज़्यादा था और वो भले ही मेडिकल में अनफिट हुए थे पिछली बार, तो उन सभी का पुनः अपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा रीमेडिकल कराया गया। और जो भी कैंडिडेट फिट हो गए, रीमेडिकल में पास कर गए, तो चाहे वो ज्वाइनिंग वाले लड़के थे जो ज्वाइन किए हुए थे उनका और चाहे जो पिछले मेडिकल में अनफिट हुए थे उन सभी में से जो कैंडिडेट अपेक्स मेडिकल के द्वारा फिट पाए गए उन सभी का पुनः पुराने जो रिजल्ट था उसमें सुधार करके रिकास्ट रिजल्ट प्रकाशित की गई और रिकास्ट रिजल्ट प्रकाशित करके उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए जेएसएससी के द्वारा रिकमेंडेशन कर दिया गया और उन्हीं लोगों को ज्वाइनिंग फिर से दी गई। अपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा जब रीमेडिकल ली जा रही थी तो उस टाइम बहुत से कैंडिडेट अब्सेंट कर गए, गए ही नहीं रीमेडिकल में और कुछ कैंडिडेट थे जो पहले से फिट थे पिछली मेडिकल में लेकिन और ज्वाइन भी कर लिए थे, नौकरी भी करने लगे थे, लेकिन फिर से पुनः जब रीमेडिकल कराया गया अपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा तो अनफिट पाए गए तो उनको नौकरी से हटा दिया गया और लगभग सारा अब्सेंट और अनफिट पाए गए लड़के लगभग 400 के करीब थे। तो जब रिकास्ट रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो मात्र सभी तरह से फिट कैंडिडेट मात्र 4883 कैंडिडेट ही पाए गए। तो रिकास्ट रिजल्ट जो पुनः रिजल्ट प्रकाशित की गई, मेरिट लिस्ट जारी की गई तो 4883 मतलब कि 4883 कैंडिडेट का ही रिजल्ट प्रकाशित की गई। इसके बाद जेएसएससी का कहना है कि जो पिटिशनर हैं चाहे जो भी बाकी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, रोल नंबर नहीं आया, तो उनका इस वजह से नहीं आया क्योंकि वे मेरिट लिस्ट में लोअर रैंक रखते थे, जो रैंक बनाया जा रहा था उस रैंक में वो लोअर थे, मतलब कि नीचे थे मेरिट लिस्ट में, इस वजह से उनको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। दूसरा चीज़ उनका कहना है कि जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इनके द्वारा जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उस कैंडिडेट से बाकी लोगों का मार्क्स कम था, इस वजह से बाकी लोगों को मेरिट में नहीं लिया गया। तो यह जेएसएससी का यह कारण बताया जाता है, यह मेरा कारण नहीं है। और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन यही होता है कि ठीक है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से मार्क्स कम था लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स से तो कम नहीं ना था, क्वालिफाई तो था ना। तो आप अगर अपना कट ऑफ को नीचे ले जाते तो उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, रोल नंबर आ जाता, चाहे कट ऑफ में उसका भी मार्क्स आ जाता, तो आप कट ऑफ को कम ले ही नहीं गए। अगर आपके पास सीट वैकेंट थी तो आपको कट ऑफ को नीचे ले जाना चाहिए था। यहीं पे जेएसएससी पकड़ी जाती है सीधा सीधी कि ठीक है आप पहला जब मेरिट जारी किए 5236 कैंडिडेट का आप मेरिट जारी किए, इनिशियल मेरिट लिस्ट जब जारी हुआ था तो 5236 कैंडिडेट का आप मेरिट लिस्ट जारी करते हैं पहला टर्म में, इसका मतलब कि पूरा टोटल सीट लगभग लड़का ये सब का मिला करके लगभग वे 5236 कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट करना था। लेकिन आपने जब मेरिट लिस्ट जारी किया तो पुनः आपको फिर हाई कोर्ट के द्वारा पुनः अपेक्स मेडिकल बोर्ड लेने को कहा गया और पुनः फिर से सारे कैंडिडेट का रिजल्ट
फिर से प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। तो आपने अगर ठीक है फिर से अपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया, तो कुछ कैंडिडेट अपेक्स मेडिकल बोर्ड में गए ही नहीं और कुछ कैंडिडेट मेडिकल अनफिट पाए गए। तो वैसे स्थिति में आपका जो 400 सीट गैप रह गया, 400 सीट जब आप 5236 कैंडिडेट का पहला इनिशियल रिजल्ट प्रकाशित किए थे, तो फिर आपने ज्वाइनिंग 4883 लोगों को ही क्यों दी? और जब वो मेडिकल में अनफिट पाए गए, चाहे मेडिकल में गए ही नहीं अपेक्स मेडिकल बोर्ड में, तो आपको उस 400 सीट खाली रखने का क्या मतलब दरकार था? ठीक है, आप फिर कटअप कम करके तो भी ले सकते थे, वो तो पहली मेरिट न होती, उसमें तो सेकंड मेरिट की बात नहीं थी। जब मेडिकल ही एक कैंडिडेट फिट नहीं हुआ तो गड़बड़ हुआ मेडिकल में, और मेडिकल जब ही कैंडिडेट फिट नहीं पाएंगे तो उस दौरान आपको करना क्या था? कटअप नीचे से उठाते कैंडिडेट को और उन लोग को बुलाते हो, मेडिकल करते हो। जब तक कि 5236 कैंडिडेट आपको नहीं हो जाते तब तक आपको पीछे से उठाते जाना था कैंडिडेट को, और जब 5236 कैंडिडेट हो जाता, पुर जाता आपको, तब आप फिर से रिकास्ट रिजल्ट प्रकाशित करते। तो आपने बस जो लोग सिलेक्टेड हो गए थे, चाहे जिनका कटअप से ज़्यादा मार्क्स था, सिर्फ उसको रीमेडिकल कराया, और उसमें भी 400 सीट आपने, जो कम से कम जो आप पहला मेरिट जारी किए थे उसमें भी 400 सीट आपने खाली रख दी है। यहाँ पे भी जेएसएससी फंस जाती है। और दूसरा मैटर है कि बाकी सीट खाली है तो लड़की का सीट खाली है, तो लड़की का सीट फिर बाद में 4883 में से भी बहुत से लड़के ने ज्वाइन नहीं किया, तो नॉन ज्वाइनिंग का भी सीट खाली रह गया। साथियों, जेएसएससी कहाँ कहाँ किस किस मैटर पे फंसने वाली है और फंस रही है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे प्रथम तो आप देखेंगे दोस्तों कि शुरू में जब इनिशियल टोटल रिजल्ट जो प्रकाशित की गई थी जेएसएससी के द्वारा, जो काउंटर में उसने खुद माना है कि 5236 कैंडिडेट का इनिशियल रिजल्ट उन लोगों ने प्रकाशित किया था, और फिर जब अपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा रीमेडिकल लिया गया तो उसमें रीमेडिकल लेने के बाद कैंडिडेट फिट पाए गए, कुछ लोग अब्सेंट हुए। तो उसके बाद रीमेडिकल के बाद मात्र पुनः जब रिजल्ट सुधार करके प्रकाशित किया गया, तो सुधार करके जब रिजल्ट प्रकाशित किया तो उन्होंने 4883 कैंडिडेट का ही मात्र रिजल्ट प्रकाशित किया। अब आप यहीं पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे झोल हो गया। जब आप शुरू में 5236 कैंडिडेट का रिजल्ट प्रकाशित किया तो फिर आप उसी रिजल्ट को सुधार किए तो 4883 कैंडिडेट को ही क्यों मेरिट जारी किए? अगर आपको जारी करना था तो 5236 कैंडिडेट का करते। ठीक है, मेडिकल उन लोग में से बहुत सा कैंडिडेट अनफिट पाया गया था, तो आप नीचे से कटअप करके नीचे से उठाते और नीचे से उठा करके फिर से उन लोग को चांस दिया जाता और उन लोग को रीमेडिकल कराया जाता अपेक्स मेडिकल बोर्ड में, और तब 5236 कैंडिडेट को पूरी कंप्लीट कर लिया जाता और उसके बाद मेरिट प्रकाशित किया जाता सुधार करके रिजल्ट। तो ऐसा किया नहीं गया जेएसएससी के द्वारा। दूसरा झोल यहाँ पे दोस्तों, तो यहीं पे आप अगर 5236 माइनस 4883 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 353 सीट जेएसएससी ने अपने तरफ से, नॉन ज्वाइनिंग सीट का मतलब नहीं है, जेएसएससी ने जानबूझकर इस सीट को खाली रख दिया। यहाँ पे तो नॉन ज्वाइनिंग का बात ही नहीं आया, यहाँ पे तो रीमेडिकल हुआ, रीमेडिकल के बाद सीट खाली रख दिया गया। तो जब रीमेडिकल कराया आप तो बाकी लड़के कैंडिडेट अनफिट पाएगा, तो रीमेडिकल तभी तो प्रोसेस जारी थी, आपकी वाली प्रक्रिया जारी थी। तो उसी दौरान आप नीचे से कैंडिडेट को उठाते, उठा करके उन लोग को मेडिकल कराते, रीमेडिकल कराते, और फिर उन लोग को सिलेक्ट करते, तब तक सिलेक्ट करते रहते जब तक कि 5236 कैंडिडेट पूरा नहीं हो जाते, तब आप रिजल्ट प्रकाशित करते। रिकास्ट रिजल्ट जो प्रकाशित आप करने का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेएसएससी पूरी फंस जाती है और 353 सीट जो है यहाँ पे जेएसएससी ने खुद इसको मतलब कि रख लिया और इसको प्रकाशित नहीं किया। एक जगह तो ये लोग फंस गए। ये तो सीट एकदम देना ही देना होगा कि इनको कोई अधिकार नहीं है, इस पर कोई नियम कानून है कि आप इसको सीट को अपने से वैकेंट रखें बिना किसी नियम शर्त के। ये नॉन ज्वाइनिंग का मामला नहीं है, ना ही महिला सीट का मामला, पुरुष का सीट इन लोगों ने जानबूझकर 353 सीट खाली रखा है, समझ गए। दूसरा मैटर आता है दोस्तों कि टोटल सीट कितना खाली है। तो टोटल सीट अगर आप खाली अगर देखेंगे तो लगभग हम जो शुरू में वैकेंसी आई थी 7272 पदों पर आई थी, तो 7272, और आखिरी में जो सबसे आखिरी में रिजल्ट सुधार करके प्रकाशित किया गया था, रिकास्ट रिजल्ट जब प्रकाशित किया था अपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो 4883 कैंडिडेट का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। तो 7272 माइनस 4883 करके हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो उतना करते हैं तो लगभग 2389 मतलब 2389 सीट खाली है, अभी भी वैकेंट है। यह जेएसएससी का मानना है, जेएसएससी ने यह काउंटर फाइल किया गया है एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक ऑथेंटिक डाटा है। कोई कहता था 2500 सीट खाली, कोई 2600 सीट खाली, तो वो डाटा बनी बनाई थी, लेकिन जो ये डाटा है यह जेएसएससी ने ही माना, जेएसएससी ने ही सुप्रीम कोर्ट में माना है कि टोटल 7272 पदों की बहाली थी, जिसमें से आखिरी जो रिजल्ट सुधार करके प्रकाशित की गई थी टोटल, वो 4883 कैंडिडेट का ही रिजल्ट प्रकाशित की गई है। तो अब 4800 रिजल्ट 83 कैंडिडेट का प्रकाशित की गई, तो उसमें आप सीधा सीधी माइनस कर लीजिए 7272 माइनस 4883, आप सीधा सीधी देखेंगे कि 2389 सीट खाली है। अब यहाँ पे जेएसएससी खुद फंस रही है। तो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहला तो 353 सीट जेएसएससी ने खुद वैकेंट रखा, इसके बाद जो भी सीट खाली है वह महिला का सीट खाली है, और नॉन ज्वाइनिंग जो कैंडिडेट थे जो ज्वाइन नहीं किए मेरिट लिस्ट आने के बाद उनका सीट खाली है। तो टोटल कुल मिलाकर के 2389 सीट खाली है, ऐसा जेएसएससी ने ही माना है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अब जेएसएससी को हर हालत में 2389 सीट पर मेरिट लिस्ट फिर से प्रकाशित करनी होगी। अगर जेएसएससी यह केस हार जाती है और अगर हम लोग जीत जाते हैं तो कम से कम 2389 लोगों को जॉब लगना एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों केस को मजबूती से लड़ना होगा। अगर हम लोग मजबूती से लड़ते हैं तो 2389 सीट एकदम हम लोग के पाले में आ जाएगा, और लगभग मुझे नहीं लगता कि 2389 सीट में कोई भी कैंडिडेट ऐसा होगा जो मेरिट में नहीं आएगा। लगभग सभी की नौकरी हो जाएगी जो भी कैंडिडेट बचे हुए। वो कैंडिडेट ये मन में पाल के रखे हैं कि मैं पिटिशनर हूँ, तो चाहे मैं पिटिशनर नहीं हूँ तो उसका हो जाएगा, तो उसका नहीं होगा, तो ये कतई ना सोचें, क्योंकि जेएसएससी इस बात का पूरी विरोध करती है कि पिटिशनर को चाहे किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहती है जेएसएससी।
जेएसएससी जब भी करती है तो जनरली करना चाहती है। हाँ, किसी किसी मैटर में भले जेएसएससी ने कुछ ऐसा कर दिया हो, लेकिन 99% हमेशा जेएसएससी इस बात पे रहती है कि जो लीगल वे है, जो सही तरीका है वो यही है कि कट ऑफ को नीचे ले जाया जाए और जो भी कैंडिडेट कट ऑफ में आएंगे उनको नियुक्ति पर मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। तो यही बात फिर सर ने पूरा 2400 जो भी 2389 सीट खाली है उस सारा लड़की का सीट और जो भी लड़का का सीट खाली है सभी सीटों पर डिमांड किया कि नहीं, सारा सीट हमें चाहिए, ताकि मेरा जितना भी कैंडिडेट मेरा जो केस में शामिल है सारा लोग उस कट ऑफ इतना कम जाए। क्योंकि 2389 सीट का अगर मेरिट जारी होगा, अगर स्टेट वाइज भी मेरिट जारी होती है, समेकित मेगा सूची जारी होती है, तो इतना कम कट ऑफ चला जाएगा कि जितना कम से कम लगभग सभी लड़का का हो जाएगा। तो इस वजह से जो केस किया था उसका भी हो जाता उसी में। तो इसलिए मनोज टंडन सर सभी के लिए केस लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का ये सोच रहा है कि नहीं मेरा मार्क्स कम है तो मेरा नहीं होगा, जो केस कर दिया उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टंडन सर वैसा सोच के आदमी भी नहीं है कि जो सिर्फ पर्सनली किसी को फायदा पहुंचाने और इतना डीप अथी नहीं रखते हैं। मनोज टंडन सर जनरल सभी के लिए सोच रखते हैं। और जो भी आप अभी भी जाकर के आप ऑफिस में बात कर सकते हैं, जिनको अगर किसी को डाउट है, मनोज टंडन सर 2389 सीट जितना भी सीट खाली है, लड़का या लड़की सभी सीट को डिमांड कर रहे हैं और सभी सीट के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। और जितना ज़्यादा लोगों का भला होगा, नौकरी लगेगी, उतना मनोज टंडन सर का भी नाम होगा और वो उतना फेमस होंगे, तो उसमें उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा है। तो इसलिए वो लड़ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मनोज टंडन सर पे भरोसा रखें और उम्मीद है कि केस अच्छा से वो लड़ रहे हैं और जिताएंगे भी। और साथ में कोशिश है ही कि एक सीनियर एडवोकेट भी रखा जाए, जहाँ पे कुछ त्रुटि रहती है हम लोग से, चाहे कुछ कोई कसर रह जाता है मनोज टंडन सर से, तो वहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट रहेंगे वो उस कसर को पूरा करेंगे और मजबूती प्रदान करेंगे केस को, ताकि हम लोग 100% श्योर हो जाए कि हम लोग केस जीत रहे हैं। इसीलिए सीनियर एडवोकेट का बार बार डिमांड किया जाता है। और कुछ लोगों ने इसी बात पे बहुत हंगामा भी किया जब हम लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, सीनियर एडवोकेट हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है मनोज टंडन सर अकेले पड़ जाते हैं। और यही हुआ था कि मनोज टंडन सर अकेले पड़ गए हाई कोर्ट में, इस वजह से केस वहाँ पे हार गए, क्योंकि सारा केस मनोज टंडन सर के पास ही था और सारा केस मनोज टंडन सर अकेले देख रहे थे। होता क्या है कि कभी कभी एक छोटा सा भी आदमी सपोर्ट में खड़ा होता है तो आदमी को बहुत बल मिल जाता है। तो यही बात है। तो वहाँ पे मनोज टंडन सर अकेले पड़ गए। वही चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर अगर आप अकेले छोड़ देते हैं मनोज टंडन सर को, तो हो सकता है थोड़ा देर के लिए कमजोर पड़ जाए, किसी पॉइंट पे वो चूक जाए, बोलने से टाइम हो सकता है बढ़िया से कन्वेंस न कर पाए जज को। तो अगर जज साहब को अगर बढ़िया से कन्वेंस नहीं कर पाएंगे, किसी पॉइंट पे नहीं समझा पाएँ, तो वहाँ पे हम लोग को उस पॉइंट पे हार जाएंगे। और जेएसएससी तो यही चाहती है, फ़ायदा उठा लेगी तुरंत, क्योंकि जेएसएससी एक ऐसी संस्था है झारखंड की जो एक एक नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है केस, और एक एक नौकरी को बचाने के लिए एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा देती है। जेएसएससी नहीं देना चाहती नौकरी जल्द से किसी को, क्योंकि जानती है कि अगर केस के माध्यम से मैं नौकरी देता हूँ तो और लोग केस करेंगे और लोग मोटिवेट होंगे। तो जितना एड़ी चोटी का जोर होता है लगाती है केस को डिसमिस कराने में, और लगभग ज़्यादातर केस को डिसमिस ही करा देती है। बहुत सा केस रेयर केस ही होता है जिसमें जेएसएससी हार जाती है। तो इसलिए हम लोग को भी अपना तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा करके लड़ना होगा, नहीं तो इतना आसानी से जो सोच रहे हैं, हाँ हम लोग का केस में दम है, और दम है तभी हम लोग आज तक इस केस से जुड़े हुए हैं। आज 7 साल हो चुके हैं, फिर भी हम लोग इसमें उम्मीद पाले हुए हैं, क्योंकि हमको भी लगता है, चाहे मेरे जितने भी साथीगण हैं सबको लगता है या दिल में है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और जिसके साथ अन्याय हुआ होता है तो उसको खुद लगता है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, और उसी अन्याय को के लिए, अन्याय जो हुआ है मेरे साथ उसको न्याय में बदलने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और लड़ रहे हैं आज तक। हर तरह से जैसे भी लड़ाई हुआ, धरना से, आंदोलन से, मुख्यमंत्री से मिलने से लेकर के नेता विधायक के दरवाजे जाने तक, हर जगह हम लोग गए। यहाँ तक कि राज्यपाल जो झारखंड के थे उनके पास भी 2-2, 3-3 बार, द्रौपदी मुर्मू पहले थी राज्यपाल, उनके पास भी गए। उनके द्वारा भी सरकार को आदेश दिया गया था कि समेकित मेगा सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है, कर दी जाए, अगर सीट वैकेंट है तो उसको इन सभी कैंडिडेट से भरा जाए। लेकिन फिर भी झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी भी जो राज्यपाल बने थे पिछले बार, उनके पास भी हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन करें तो क्या करें, जहाँ तक हम लोग का पहुँच है, जितना हम लोग को ताकत है, जितना भगवान विवेक दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, उतना हम लोग कर ही रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो इसमें सभी से आग्रह है कि सभी को मिल करके रहना होगा और इसको लड़ाई लड़ना होगा मजबूती से। जो लोग यह बोलते हैं कि जितेंद्र शर्मा के ग्रुप ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, पहले गए तो पहले उन लोगों का केस फाइल हुआ, उसके बाद किसी ने केस फाइल किया तो उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जाए और चाहे उन्हीं लोगों को हमेशा समर्थन दिया जाए। तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ, समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका भी एक हद होता है, हद तक समर्थन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह जो कहे दिन तो दिन मानना चाहिए और रात कहे तो रात मान लेंगे हम लोग। अगर वह झूठ पर झूठ बोलते जाए तो उसको हम लोग क्यों मानेंगे बताइए। अगर वह सही कार्य करे तब ना समर्थन करेंगे। एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, 3 बार गलत करेगा, बार बार गलती करते जाएगा, गलत करेगा, झूठ बोलेगा, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे। आज बताइए, आप ही लोग बताइए, बहुत सा ऐसा बात है उन लोगों ने झूठ बोला, बहुत सा बात उन लोगों ने झूठ बोला कैंडिडेट को, और झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं गुमराह। मैं आज का डेट में बता रहा हूँ, आज जब वीडियो में बना रहा हूँ, अभी तक आपका केस में, जितेंद्र शर्मा का केस में रिजवाइंडर नहीं डाला गया, रिजवाइंडर अभी तक फाइल नहीं किया गया है एडवोकेट के द्वारा। तो बताइए इसका क्या रीज़न हो सकता है कि अभी तक 17 मार्च को आपको काउंटर आया है जितेंद्र शर्मा के केस में, और 17 मार्च से यहाँ देख लीजिए कि अप्रैल भी खत्म हो गया, यहाँ पे मई आ गया, मई आ गया। अब आप बताइए कि लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना लगता है एक रिजवाइंडर फाइल करने में। रिजवाइंडर फाइल कम से कम 1 हफ्ता के अंदर में हो जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने अभी तक रिजवाइंडर फाइल तक नहीं करा पाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम से कम जो ग्रुप में ये लोग बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं कि अगला हफ्ता रिजवाइंडर फाइल हो जाएगा, तो शुक्रवार को हो जाएगा, तो किसी दिन पता चला कि सोमवार को गारंटी रिजवाइंडर फाइल हो जाएगा, तो मंगलवार को फाइल हो जाएगा। हर हफ्ता ये लोग बोलते हैं, हर हफ्ता डेट बढ़ रहा है, हर हफ्ता डेट बढ़ रहा है कि अगला बार सोमवार को फाइल होगा तो 1 हफ्ता के अंदर में डेट मिल जाएगा।
अभी तक डेट मिल रहा है और अभी तक रिजवाइंडर भी फाइल हो रहा है। तो ये लोग बार बार झूठ बोल रहे हैं, अभी भी रिजवाइंडर फाइल नहीं हुआ है। और जो लोग बस आप लोग बस भरोसा जो लोग दिखा रहे हैं तो आप दिखाइए भरोसा, लेकिन एक हद तक दिखाइए, किसी पे अंधभक्त मत बनिए, अंधा भरोसा मत कीजिए किसी पे। अगर वो बोल रहा है बार बार झूठ बोल रहा है तो उससे क्वेश्चन कीजिए कि आखिर भाई तुम लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। एक बार तुमको गलती हो सकता है, 2 बार गलती हो सकता है, बार बार तुमसे गलती ही होता है। तो यह बात है, अंदरूनी बात इन लोग बता नहीं रहे हैं, ये लोग सच्चाई बात आप लोग को बता नहीं रहे हैं। बात कहीं तो ऐसे, लेकिन मैं भी बोलूँगा तो मेरे पे आ जाते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे कि वो ऐसा है, वो बदमाश है, तो ऐसे है, ऐसे करे किया, ऐसे किया, झूठ सच मेरे पे इल्ज़ाम थोपने लगते हैं। तो मैं इसलिए बीच में पड़ता नहीं हूँ कि जाओ भाई जिसको जो करना है करो। लेकिन कैंडिडेट को कम से कम, जो लोग ट्रस्ट कर रहे हो उसको कम से कम चंदा दिए हो, जो लोग पैसा दिए हो, 5 रुपया दिया है, 5 रुपया कोई भी कैंडिडेट, कोई 500 ही दिया, तो 500 क्या हराम का पैसा था? तुमको 500 दिया ना जी, 500 तुम्हारे लिए कम पैसा होगा, किसी के लिए बहुत बड़ा पैसा होता है। 500 रुपया जुगाड़ करने में उसको 9 दिया तेल जला होगा। तो उतना पैसा जमा करके किसी तरह से बेचारा 500 तुमको दिया कि तुम केस में लड़ रहे हो, केस तुम जिताओगे, और तुम लोग पैसा लेकर के बैठे हुए हो, ना कुछ काम कर रहे हो, ना काम बढ़ा रहे हो, एक रिमाइंडर तक तुम लोग फाइल नहीं करा पा रहे हो, तो कैसे काम होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये लोग झूठ बार बार ग्रुप में बोल रहा है कि यहाँ पर 25,000 रुपया खर्चा होगा नोटिस इशू कराने में, तो बाला सुब्रमण्यम को 50,000 दे दिए हैं, तो उसका असिस्टेंट को 10,000 दे दिए हैं, तो रिजवाइंडर कुछ दिन पहले तो मुझे यह इन्फॉर्मेशन मिला कि रिजवाइंडर बनने के लिए दे दिया गया है बाला सुब्रमण्यम के पास, 10,000 एडवांस भी दे दिया गया है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, रिजवाइंडर मनोज टंडन सर बनाएंगे, फिर मनोज टंडन सर के पास बोला गया कि 1 लाख दे दिया गया है, कभी 1.5 लाख दे दिया गया है, कभी 50,000। अरे भाई सही सही बात बताओ, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल देते हो, झूठ सच। और नहीं तो कम से कम जो तुम खर्च किए हो सारा चीज़ तो तुम मनोज टंडन सर के पास ऑनलाइन किए हो, ऑनलाइन पेमेंट की हो, तो उसका कम से कम तुम दिखाओ कि हाँ फलना जगह मैं इतना खर्चा किया, इसका ये सबूत रहा लोगों को, ताकि भरोसा बढ़े आपके ऊपर। आप लीड कर रहे हो केस को, बोलोगे कि वो वारियर भाई क्यों बोल रहे हैं, तो अरे भाई वारियर भाई क्यों नहीं बोलेंगे? इस केस को इतना दिन से मेहनत किया, चलाया, इसके पीछे इतना लोगों को एकजुट करके रखा, तो उसका भी मेहनत है ना वारियर का भी, तो उसका मेहनत है तो क्यों नहीं बोलेगा? जिसको भी इस केस में जिसका भी मेहनत लगा है, खून पसीना लगा है, वह लड़का बोलेगा ही। अगर गलत होते देखेगा तो विरोध करेगा ही, चाहे आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, अब विरोध ही नहीं करेगा। जहाँ तक जो नहीं करना होगा वो करेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि आप, अगर आप बहुत बड़ा तुरंत खान हो गए हैं, आप पैसा सबसे कैंडिडेट से तहसील लिए, पैसा ले लिए केस लड़ने के नाम पे, तो आप बहुत बड़का बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो गए, बहुत बड़का तुरंत खान हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा तुरंत खान को आसमान से नीचे उतरते समय नहीं लगता है, तो आपको भी आसमान से नीचे उतारने में हमको समय नहीं लगेगा। तो इसलिए एक ऐसा स्थिति बना करके रखिए कि एक रियल टाइम सही से चलिए, सही रास्ते पे चलिए, और जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं ग्रुप में सही बात बताइए, काम कहाँ तक प्रोसेस चल रहा है वो बात सही बताइए। झूठ सच मत बोलिए कि आज ही हो गया, आज हो गया, अपना मन से मत बोलिए। जो एडवोकेट से बात हो रहा है, एडवोकेट सर जो बोले वही बात ग्रुप में बोलिए। अगर एडवोकेट सर जो बोले कि अभी नहीं होगा, 1 लेट है, 10 दिन लेट है, 5 दिन लेट है, तो 5 दिन बोलिए। ये नहीं बोल दीजिए कि शुक्रवार को गारंटी हो जाएगा। अब फिर शुक्रवार को लड़का देख रहा है तो नहीं हुआ है, फिर सोमवार को हो जाएगा, सोमवार को देख रहा है तो नहीं हुआ, फिर अगला हफ्ता हो जाएगा, अगला हफ्ता देख रहा है तो नहीं हो जाएगा। 1 महीना, 1.5 महीना से हो ही रहा है। एक आदमी को, बेचारा कैंडिडेट को 1 दिन काटना मुश्किल है, बेरोजगारी में बेचारा टेंशन में है कि 1 दिन मेरा गुजर रहा है, कितना कष्ट में गुजर रहा है। अब आप है जो पैसा लेकर के सबसे 3-3, 4-4 लाख रुपया बैठे हुए हो, आप कोई काम प्रोसेस में बढ़ा नहीं रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्या सच बोल रहे हो? कम से कम दिखाओ, ताकि आपके ऊपर भरोसा बढ़े लोगों का। बार बार आपको बोला जा रहा है, इतना लेट कीजिएगा, 1.5, 2 महीना रिजवाइंडर फाइल कराने में, डेट लेने में लेट होगा, तो केस तो आपका 2 साल में भी नहीं खत्म होगा। तो केस में तेज़ी लाना होगा। अगर तेज़ी नहीं लाइएगा, तेज़ी अगर लाइएगा तो 4 से 6 महीना के अंदर में केस क्लियर हो जाएगा। 4 महीना मुश्किल से। बार बार आप अपने मन से बोल देते हो कि 1 महीना में केस 1 डेट में क्लियर हो जाएगा, तो 2 डेट में क्लियर हो जाएगा। अब आप अपना मन से क्यों बोल रहे हो भाई? तुमको एडवोकेट बोले हैं, तुमको सर बोले हैं, मनोज टंडन सर बोले हैं कि 1 महीना में क्लियर हो जाएगा केस, चाहे 1 डेट में क्लियर हो जाएगा, तो लड़कों को गुमराह क्यों कर रहे हो? गुमराह मत करो। और मेरे इस सबसे बड़ा गलती है इस ग्रुप का, पुलिस बहाली के जितने भी कैंडिडेट हैं हमेशा गलत ऑप्शन चुनते हैं, हमेशा गलत। जब महताब खान जितेंद्र शर्मा से पहले ही, जितेंद्र शर्मा लोग तो नवंबर में केस फाइल किया है, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं शुरू से उनको पता है, जो मेरा ग्रुप में जुड़ा हुआ था लगभग 300 कैंडिडेट, वो 300 कैंडिडेट को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का बात कब उठ रहा था। जब जिस साल 2022 में ही लोग गए हैं नवंबर में, 2022 के जनवरी-फरवरी में ही महताब खान सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार था। लेकिन महताब खान को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं बोला गया था लड़कों को, बस बोला गया था कि 300, 400 रुपया करके जो बनता है भाई कर दो मदद। वो लड़का जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा मदद चाहिए, क्योंकि अकेले आदमी उतना पैसा नहीं लगा पाएगा। लेकिन कैंडिडेट ने, सबको लगा कि हो सकता है पैसा खा जाएगा, कुछ को कुछ समझा दिया, कुछ पैर खींचने वाला लोग था तो जाने नहीं दिया। अगर उस टाइम महताब खान सुप्रीम कोर्ट चला गया रहता तो अब तक तो जजमेंट आ जाता। तो लोगों ने उस टाइम सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम ये लगा कि नहीं गलत हो जाएगा, तो ऐसे होगा, मिलेगा जॉब कि नहीं मिलेगा। अब जितेंद्र शर्मा वाला में केस फाइल हुआ, लोगों ने देखा कि केस तो एक्सेप्ट हो गया। अब उसमें भी 2-3 लोग ऐसे थे जो फ़ोन करके पैसा मांगने लगे लड़कों से, और चापलूसी बतियाते थे कैसे हो जाएगा, 24 फरवरी को डेट है, 24 फरवरी से पहले सीनियर एडवोकेट लाना है, पैसा दीजिए। सबको बुर्बक बनाया गया। पैसा बेचारा लोग विश्वास करके देता गया। क्या नहीं किया गया, धमकी तक दिया गया, ग्रुप से निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ को ग्रुप से निकाल भी दिया। फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लगभग जितना जिसका औकात था उससे बढ़ करके ही पैसा जमा दिया, और आप उस पैसे को दबाए बैठे हो। यहाँ तक कि सबसे बड़ा तो गलती यही हो गया कि लोगों को यह नहीं बताया कि जिसके अकाउंट में तुम पैसा डाल रहे हो वो लड़का कैंडिडेट ही नहीं है पुलिस बहाली का।
वो लड़का तो ऐसे ही है, जनरल है, वो कैंडिडेट ही नहीं है। तो उसको क्या मोह माया, क्या दर्द रहेगा पुलिस बहाली को लेकर के, जो 7 साल से बेरोजगारी झेल रहा है, सारा प्रक्रिया पास करके, जिसको आज नौकरी में होनी चाहिए थी, जो वर्दी पहन के आज ड्यूटी करते रहता है, वह लड़का थोड़ा सा गलती की वजह से, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से, चाहे सरकार के गलत नियम की वजह से, चाहे जेएसएससी की गलतियों का आज बोझ ढो रहा है, वो कैंडिडेट ढो रहा है, पुलिस अभ्यर्थी, और उस पुलिस अभ्यर्थी को ही यह दर्द पता है कि उसके साथ अन्याय हुआ, कितना घोर अन्याय हुआ है। जो लड़का सोच के बैठा था कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, आ जाता तो आज वो ज्वाइन करके आज बढ़िया से शादी ब्याह उसका होता, बढ़िया घर में बढ़िया से अच्छा से घर दूरा बना लेता। जो मेरे साथ के लड़के थे बहुत से कैंडिडेट, मैं भी देखता हूँ मेरे अगल बगल कैंडिडेट जो जिसका ज्वाइनिंग हुआ मेरे वाले बैच में, तो लड़का आज उसका शादी भी बहुत अच्छा से हुआ, उसका घर भी बना लिया, वो लड़का आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज जो लड़का उसी बैच के हैं, थोड़ा सा सरकार की गलती की वजह से, ये अपने गलती की वजह से नहीं छटेगा। सरकार 7272 सीटों पर वैकेंसी निकाली थी, अगर ईमानदारी से 7272 सीट भरती तो आज सारे वो जो लड़के आज कैंडिडेट बेरोजगार बैठे इन सभी का, बहुतों का, कम से कम 2389 लड़का को तो जिंदगी बन जाता। 2389 लड़का आज बेरोजगार तो नहीं बैठता, इतने लोगों को नौकरी हो जाता, लगभग सभी लोग जो बचे हुए थे सभी का नौकरी हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो वह दर्द वो सिर्फ जो कैंडिडेट है, जो झेला है, वही जान सकता है, न कि जो कैंडिडेट नहीं है वो नहीं जान सकता है। और वो ध्यान भी नहीं देगा, वो सीरियस भी नहीं लेगा, वो यही सोचेगा कि करेंगे ना, देखेंगे ना, उसको जब टाइम मिलेगा अपना सहूलियत के अनुसार काम करेगा, उसको जब फुर्सत होगा तब कॉल लगाएगा, चाहे कुछ काम करने जाएगा, अपना छुट्टी देख करके, अपना समय देख करके वो निकलेगा, कुछ काम करेगा। तो ऐसे आदमी के अकाउंट में पैसा डाल दिए हैं। पैसा जब बोला गया कि किसी कैंडिडेट के अकाउंट में डाला जाए, चाहे जो मेन पिटिशनर है, बहुत सा कैंडिडेट है, उन लोग के अकाउंट में डाला जाए, आप ही लोग में से किसी के अकाउंट में डाला जाए, कोई थोड़े कह रहा है कि किसी के अकाउंट में डालो। कोई भी एक लड़का सेलेक्ट कर लीजिए, आप लोग आपस में ही सेलेक्ट कर लीजिए, जो ईमानदार बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, जो एक्टिव बच्चा है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। जहाँ खर्च लगता है वो बच्चा निकाल करके देता, और केस लड़ाई लड़ता, तो उससे फास्ट होता काम ना। तो आप ऐसे आदमी के अकाउंट में डाल दियो कि उससे 5000 निकालने में भी तुमको 75 बार कॉल करना पड़ता होगा, 20 बार उसको मैसेज करना होगा। वो भी वो डिसीजन लेगा कि इसको देना है या नहीं देना है। अगर वो बोल दिया कि नहीं देना है तो तुमको कोई पावर ही नहीं कि तुम बोलोगे कि देगा। ऐसा हो रहा है। आपको अगर नहीं पता तो आप जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो बात करते हैं, जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, उस लड़का से आप बात करते होंगे, जो लड़का, उसका दिल ही जानता होगा कि वो कैसा लड़का है और क्या गलती हुआ है लड़कों से। भले वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि यह बहुत बड़ा गलती हुआ है कि जो कैंडिडेट नहीं है उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है, और वह लड़का उस पैसे को बपोती समझता है, जबकि उसको पुलिस बहाली से कोई लेना ही देना नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि महताब खान तो केस को नहीं ध्यान दिया जाए। महताब खान पहला शख्स था, आप जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी जजमेंट निकाल करके देख लीजिए, हाई कोर्ट का केस नंबर निकाल के देख लीजिए, 179 जो एलपीए है उसका जजमेंट देखिए, और जो विशाल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड है उसमें जितेंद्र शर्मा थे, उसमें भी मेन पिटिशनर नहीं था। अब विशाल कुमार वाला जजमेंट आप देख लीजिए, पेज नंबर गिन के आप देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम पेज नंबर गिन लीजिए कि किसका ज़्यादा पेज में जजमेंट है, जिसका कम पेज में जजमेंट है। जिसका ज़्यादा पेज में जजमेंट होता है वो मेन जजमेंट होता है, और जिसका कम पेज में जजमेंट होता है उस बेस पे रहता है, उस आधारित पर रहता है। जो मेन जजमेंट रहता है उसके आधार पर इसको जजमेंट दे दिया जाता है, तो उसको कम पेज में दिया जाता है। तो इतना ही से देखो कि महताब खान का केस में जो जजमेंट है ज़्यादा पेज का है, तो वो मेन केस हुआ। अब मेन केस उसी को बनाया गया था, उसी पर बहस भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस होगा, तो महताब खान के ही केस पर होगा। और यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि महताब खान खुद से नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, इसको वहाँ से खुद बुलाया गया। मनोज टंडन सर खुद फोन करके बुलाया कि नहीं महताब, तुम मेन पिटिशनर था और यहाँ पे हाई कोर्ट में डबल बेंच में तुम्हारा मेन केस था, इसलिए तुमको केस फाइल करना बहुत जरूरी है। तुम्हारा केस नहीं रहेगा तो केस कमजोर होगा, इसलिए महताब खान जाकर के केस फाइल किया है। आपको नहीं पता है तो जान जाइए। और सिंगल केस फाइल किया, सिंगल केस फाइल करने में आप भी जानते हैं कितना चार्ज है। और मनोज टंडन सर के ऑफिस में जाकर के पता कर लीजिएगा कि एक सुप्रीम कोर्ट केस फाइल करने में सिंगल पिटिशनर को कितना सर लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो वो बंदा लाख रुपया लगा करके बैठा हुआ है, और लाख रुपया लगा के 1 लाख रुपया लगा करके जो बैठा लड़ रहा है केस, उसको कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई उससे कोई राय मशवरा नहीं लेना है। राय मशवरा किससे लिया जा रहा है? जो 500 रुपया दे दिया उससे लिया जा रहा है, जो 200 रुपया दे दिया उससे लिया जा रहा है। और जो इतना 6 साल से केस में दिमाग खपाया, 6 साल से मेहनत खपाया, आज जितना डॉक्यूमेंट और इतना जो देख रहे हो वो आप नहीं लाए थे। आपका तो बहुत सा कैंडिडेट ऐसा होगा जिसका खुद का एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड भी भूल गया है, रोल नंबर कितना लोगों को याद नहीं है। और जो लड़का इतना साल से आपको इज्जत बचाए रखे है, सारा डॉक्यूमेंट रखे हुए, सारा डॉक्यूमेंट लगाए हुए, केस लड़ रहा है सारा चीज़ से, इतना दिन से दौड़ रहा है इसके पीछे, कम से कम इतना दिन में कम से कम 500 बार तो इस केस से रिलेटेड में वो रांची जा चुका होगा एडवोकेट के ऑफिस में। तो उस लड़का का आप राय मशवरा नहीं ले रहे हो, जो एकदम अंदर से गहराई तक इस केस को समझता है, बुझता है, उससे नहीं जानकारी लेना है। बस अपना मन से जो हो रहा है ग्रुप में को बस 1 हफ्ता होगा, कुछ एक उलझुल बात लिख देना है कि होना है। कुछ लोग बिना जानकारी के कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे रहे हैं कि अरे रिजवाइंडर फाइल हो गया तो ज्वाइन हो गया, तो कुछ डेट आने वाला है 10 दिन में। यहाँ तक आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आप खुद देखिए कि 24 फरवरी को डेट जब नहीं आया, 24 फरवरी को जब बहस नहीं हुआ था, 24 फरवरी को पहला डेट दिया था कि 24 फरवरी को बहस होगा, 24 फरवरी को बहस नहीं हुआ, तो लोग आप लोग को क्या दिखाया गया लीडर के द्वारा? शुरू से सोचिए, ग्रुप में यही बताया गया कि 24 फरवरी को बहस नहीं हुआ तो 28 फरवरी तक, उस दिन जज नहीं बैठा था, तो 27-28 फरवरी को डेट लग जाएगा, 26 या 27 फरवरी को लग जाएगा कन्फर्म बोला जा रहा था ग्रुप में। 27-28 को भी नहीं लगा, फिर 28 को नहीं लगा ना तो 4 मार्च तक जरूर लग जाएगा, 4 मार्च तक कोर्ट खुला है, एकदम पक्का लग जाएगा। सबको बुर्बक बनाया जा रहा, बेवकूफ़ बनाया जा रहा। उसी टाइम मैंने वीडियो बना करके बोला था कि अभी जो डेट जो है बढ़ा है, वो डेट जज के बैठने की वजह से, जज के एब्सेंट होने की वजह से नहीं हुआ था। बस आदमी को बस उल जलूल कुछ भी अपने तरफ से बोल देता है। अगर जज के एब्सेंट होने की वजह से अगर डेट बढ़ता तो आज इतना दिन डेट आने में नहीं लगता। अगर एब्सेंट होने की वजह से डेट बढ़ा था तो जस्ट उसके 2 से 3 दिन के अंदर में डेट आ जाता है। मामला कुछ और था।
मामला यह था कि जब तक उधर से काउंटर नहीं आता है और काउंटर का इधर से फिर जवाब नहीं दे दिया जाता दोनों साइड से, तब तक उस पर बहस नहीं होता, डेट नहीं मिलता केस को। और इसी वजह से मैंने पता किया, बात किया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से, तो वहाँ से मुझे बताया गया कि लगभग अभी 1-1.5 महीना लगेगा काउंटर आने में, और काउंटर आने के बाद इधर से रिजवाइंडर फाइल करने में एक मोटा मोटी एक एवरेज लगाया गया। इसलिए मैं बोला अभी वीडियो बना के, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं कि मैं डंके के चोट पर बोला था कि अप्रैल में डेट लगेगी, लेकिन अप्रैल में भी डेट नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे लीडर लोग जिसको आप बनाए हैं, चुने हैं, वो आदमी सही नहीं है, एक रिजवाइंडर नहीं फाइल करवा पा रहा है। इतना बार इतना प्रेशर दिया, इतना जा करके वो लोग पे प्रेशर डालें, तब जाके वो लोग दिल्ली गया, जा करके बात किया एडवोकेट से। वो भी बात किया तो किससे बात किया, उसका असिस्टेंट से बात करके आया है। ये भी नहीं कि आप मेन एडवोकेट से बात करें। तुमको क्या दिक्कत है, तुमको घर का पैसा थोड़े लग रहा था, तुम एक दिन रुक जाता, दूसरा दिन तुम बात करता, दूसरा दिन नहीं तीसरा दिन बात करता। तुमको जब सारा, अगर तुमको पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, तुम मेरे को कॉल करो, मैं तुमको जितना दिन रहना होगा दिल्ली में रहो, पैसा मैं दूंगा। लेकिन बात करके आओ, मेन एडवोकेट से बात करना चाहिए ना। तो आप उसका असिस्टेंट से, असिस्टेंट का बात करेगा, मेन आदमी जो बात करेगा, जे मेन आदमी बात करेगा वो बात करेगा उसका। जब वो मेन आदमी असिस्टेंटे रहता तो वही क्यों नहीं केस लड़ता है? तो ये सब उल जलूल बातें ग्रुप में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो कि इतना पैसा दे दिया गया, उतना दिया गया। मुझे तो नहीं लगता कि इतना पैसा, कहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा डाउट लगता है। अब क्या सच्चाई है, वो लोग दिया है नहीं दिया है, तो कम से कम ग्रुप में खुल करके बोले। बहुत सा लड़का मेरे को फ़ोन करता है कि मैं आखिरी में यही बोलूँगा दोस्तों कि जो भी ग्रुप में डिसीजन लिया जाए, तो डिसीजन में जो भी पुराने बंदे हैं, जो भी बहुत पहले से इस केस को देख रहे हैं, इस केस को लड़ रहे हैं, और चाहे इसमें बहुत ही मेहनत किए हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाए। और महताब खान का भी मेन केस है, तो उसको भी प्राथमिकता दिया जाए। और अन्य लोग भी जो इस केस में, जो पुराने लोग हैं, जानकार लोग हैं, जो केस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनको कोर्ट कचहरी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मैटर के बारे में कानूनी रूप से ज़्यादा जानकारी है, तो उनको प्राथमिकता दिया जाए और उनको उनके राय मशवरा लिया जाए उनसे, और राय मशवरा लेने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए, तब जाकर के हम लोग सफल हो पाएंगे। नहीं तो अपने अपने मन में अगर हीन भावना रख करके अगर काम करेंगे तो केस हम लोग हार जाएंगे। इस तरह से दोस्तों मिलजुल के काम करना होगा। मैं यही आग्रह करूंगा सारे लड़कों से, और जो भी लीडर बने हुए हैं तो उनसे भी, कि अगर आखिरी बार मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि मिलजुल कर काम करें, तभी जीत मिलेगी, नहीं तो हारने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग उन्हीं लोगों में से मेरा विरोध करेंगे, मेरे बारे में उल जलूल बातें करेंगे और पूरा उल्टा सीधा बोलेंगे कि ऐसे है वैसे है, मेरे बारे में लोगों को भड़काएंगे। अरे भाई भड़का क्यों रहे हो लोगों को? सही बात बताओ ना। मैं जो पॉइंट पे तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ उस पॉइंट पे आओ ना, पॉइंट पे डिसीजन बात करो ना। जो तुम अभी केस का बात चल रहा है, केस कैसे जीता जाए, इस पॉइंट पे बहस करो ना। तुम उल जलूल बात लोगों को इधर उधर का बात क्यों भड़का रहे हो कि वो अपना वॉरियर भाई अपने लिए कुछ बेनिफिट के लिए कर रहा है, अपना इसलिए वो लोग कर रहा है, इसलिए ऐसा प्लान बनाया है, वैसा प्लान। अरे भाई मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, चाहे मेरा कोई तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम अच्छा से करो, सही से लड़ो, ताकि तुम्हारा भी बेनिफिट हो, मेरा भी बेनिफिट हो, मेरे साथ और भी लोग हैं उनका भी बेनिफिट हो, सबको भलाई हो, सबका फायदा हो। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं तुमसे अगर एक चीज़ के लिए भी कुछ भी बोल दिया तो मेरे को बोलना चाहिए। आज तक मैं तुमसे कुछ अगर बोला हूँ, अगर गलत बात बोला हूँ, तो तुम बताओ कि मैंने अपने लिए कुछ तुमसे बोला कि वॉरियर भाई ने कुछ मेरे से ऐसे बोला वैसे बोला, गलत बात बोला, तुम बताओ। तो तुम मेरे बारे में भड़काते चलोगे लोगों को कि ऐसे वैसे। मैं जानता हूँ बुरा भला बोलोगे तुम ग्रुप में, ऐसे बोलोगे। अरे भाई सही चीज़ पे आओ ना, कि कैसे केस क्यों नहीं डेट मिल रहा है, क्यों नहीं रिजवाइंडर फाइल हुआ अभी तक तुम लोग से, क्या कर रहा है तुम लोग? नहीं संभल रहा है तो भी बोलो कि तुम लोग से नहीं होगा। तो झूठ सच लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी अगर बात हो रहा है तो अभी तुम मेरा वीडियो देखेगा लड़का लोग पूछेगा तो तुम मेरे बारे में बुराई करोगे। तो मेरे बारे में बुराई करने से कोई तुमको फायदा तो है नहीं। अगर कर भी लोगे तो मेरा तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। तो तुम अपना देखो, सबको भला, तुम जिस चीज़ के लिए तुम आगे आए हो, जिस चीज़ के लिए तुम वो काम करके दिखाओ। वीडियो देखने वाले लोगों को मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही बहुत ऑथेंटिक जानकारी। आप लोग डरे नहीं, अपना सवाल उठाएं, जो भी लीडर है उनसे क्वेश्चन करें। अगर आपको धमकी दिया जाता है ग्रुप से निकालने का तो आप टेंशन नहीं लें, आप मेरे को मैसेज करें, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। और जोड़ करके सारा आपको जो भी जानकारी, अगर आपको ये डर है कि हमको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा तो मुझे जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तो उसके लिए वॉरियर व्यू अभी है। और आपको सारी जानकारी, अगर आपको ग्रुप से निकाल भी दिया जाता है, ग्रुप में वापस नहीं जोड़ा जाता है, तो आपको सारा अपडेट और सारी जानकारी, सही ऑथेंटिक जानकारी देने की जिम्मेवारी वॉरियर व्यू की होगी। लेकिन आप लोग आवाज़ उठाएं, बाकी लोगों से मैं यही बोलूँगा, और अपने ज़मीर को जगाएं, किसी से डरे नहीं। और आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं और किसी के बात में उल जलूल बातों में नहीं आए, और आप खुद समझदार हैं कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। मैं अगर कुछ भी गलत बोला हूँ तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि आप वॉरियर भाई यहाँ पे गलत बोले। अगर मैं गलत हूँ तो उसको मैं सुधार भी करूँगा। दोस्तों मैं किसी तरह का विवाद नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एकजुट होकर के केस को सही डायरेक्शन में ले जाए और केस को जिताएं। मेरा पर्सनली मकसद यही है, आखिरी मकसद यही है कि केस में हर हालत में जीत मिलना चाहिए। और लगभग जितने कैंडिडेट इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि यह केस जीते तो हम लोग को नौकरी होगी, तो वैसे सभी लोगों का नौकरी लगे। और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आखिर तक प्रयास करता रहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।